हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आज आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का बोर्ड पेपर लेकर आ चुके हैं। अगर आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का जो 2023 बोर्ड का पेपर है उसमें आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों को जानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम सॉल्यूशन सहित जानेंगे तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप उसका सॉल्यूशन स्वयं ही ढूंढ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2023 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में कोई भी त्रुटि ना हो अथवा कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, ये रहा हमारा बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान का एग्जाम पेपर। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले हम देखते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को इस पेपर के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं। जैसे कि इस पेपर में हमें 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर करने के लिए बच्चों हम लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाता है तथा 15 मिनट जो है वो हमें पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है और इसका पूर्णांक 70 अंक का होता है। पूर्णांक हमारा इसका जो है वो 70 अंक का होता है, जिसमें 20 नंबर के जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तथा 50 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं और जिनमें हमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो हमें OMR शीट पर भरने होते हैं, जो कि बड़ी ही सावधानी पूर्वक आप लोगों को भरने होंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को खंड आ जो कि है 20 नंबर का, उसको मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूं, जिसमें हमारे सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं। चलिए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं और इनके सॉल्यूशंस को जानते हैं। तो हमारा बच्चों पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि निम्न में से 1800 की वियना संधि से संबंधित कौन है। कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। तो गाइज इसमें जो ऑप्शन हमको दिए गए हैं वो आ है बिस्मार्क, बा नेपोलियन, सा ड्यूक मैटरनिक, द ज्यूसेपे मैथनी। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बा नेपोलियन, क्योंकि 1815 की वियना संधि से संबंधित इसमें नेपोलियन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। तो ए ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है सभी जातियों समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई है। ब आपका है सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई है। और सा जो ऑप्शन आपका दिया गया है जिसमें कहता है कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, और दा में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, क्योंकि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व यही है कि उसमें संप्रदायों के समान प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। इसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो आ ऑप्शन कहता है बाढ़ के कारण, बा ऑप्शन है सूखे के कारण, सा महामंदी के कारण, और दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा महामंदी के कारण, क्योंकि गेहूं की कीमत 50% इसलिए गिर गई थी क्योंकि भारत में गेहूं की संख्या ज्यादा हो गई थी, इसलिए महामंदी के कारण 50% जो गेहूं की कीमत है उसमें गिरावट आई थी। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जिसमें वो कहता है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। आप ऑप्शन जो आपका दिया गया है उसमें कहता है अमेरिका,
बा यूरोप, सा अफ्रीका और दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आ अमेरिका। अमेरिका ही इसका राइट आंसर है। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान अमेरिका में ही स्थित है। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो इसमें आ ऑप्शन है कठोर संविधान, बा ऑप्शन है शक्तियों का केंद्रीकरण, सा ऑप्शन है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और दा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आ कठोर संविधान। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोर संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। तो इसमें ऑप्शन आ है धर्म, बा है भाषा, सा है आ और बा दोनों और दा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस जो सामाजिक विभाजन का कारण होता है उसमें धर्म भी आता है और भाषा भी आता है। तो इसका मतलब हमारा जो इसका ऑप्शन सा है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है आज समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, बा स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता, सा बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता और दा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, अर्थात आ वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बा फ्रांस। फ्रांस से जो है राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ था। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यूसेपे मैत्सनी। दा वाला ऑप्शन सही होगा ज्यूसेपे मैत्सनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या करती है। बच्चों लोकतांत्रिक शासन नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ये तो आपका सही है। और बा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों ए आप लोगों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सा आ और बा दोनों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो मृदा जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन है। राइट आंसर है वो हो जाएगा आ नवीकरणीय योग्य संसाधन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं। निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के कारण क्या हैं। तो भूमि संकुचन के कारण जो हैं वो है अधिक सिंचाई, क्योंकि पंजाब में है जो है भूमि संकुचन के लिए अधिक सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बा ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर न्यूनतम है। तो वो है आ यानी कि केरल की जो शिशु मृत्यु दर है वो निम्नतम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर सा वाला हो जाएगा उद्यम का स्वामित्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो सा ऑप्शन है उद्यम का स्वामित्व। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। जो भूक्षरण से तात्पर्य है कि भूमि का अनुपजाऊ होना। जब भूमि अनुपजाऊ मतलब वहां पर अनाज नहीं पैदा होता है तो भूक्षरण कहलाता है। तो भूक्षरण से तात्पर्य यह है कि भूमि का अनुपजाऊ होना। तो इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि गोंडवाना कोयला का जमाव
गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? गोंडवाना कोयला का जमाव जो है वो किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल घाटी। दा वाला ऑप्शन सही होगा। चंबल घाटी में गोंडवाना कोयला का जमाव नहीं पाया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सा, अधिक मजदूरी, क्योंकि अधिक मजदूरी से ही जो ग्रामीण मजदूर हैं वो अपना विकास कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? कि जो व्यापार के अवरोधक हैं उनका लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा सा वाला। सा में क्या है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है। जो विश्व व्यापार संगठन है वो व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, यही व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, क्योंकि ये भूतापीय ऊर्जा जो है वो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है 20वां, क्योंकि ये जो सभी क्वेश्चन थे वो आपके एक एक मार्क के थे। तो चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो जितने भी इसमें कारण दिए गए हैं वो सभी वैश्वीकरण तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर प्रभाव ही पड़े थे। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमारे 20 नंबर के बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार। और अब हम 50 नंबर के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, जो कि खंड बा में हमारे दिए गए हैं और 50 नंबर के हैं। तो सबसे पहले हम 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो बच्चों इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में मान लीजिए, तो इसके अथवा में आप लोगों को दिया गया है, ये नहीं तो आप इसके नीचे वाला जो प्रश्न दिया गया है वो कर सकते हैं। जो आपका अथवा में क्वेश्चन दिया गया है वो कैसा है वो आपको मैं बताता हूँ कि 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो इन दोनों में से अगर आप कोई सा भी प्रश्न लिख देते हैं परीक्षा में तो आप लोगों को 4 अंक जो हैं वो मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। मान लीजिए अगर आपको ये भी प्रश्न नहीं परीक्षा में आता है तो इसके भी अथवा में आप लोगों को दिया गया है। इसके अथवा में जो दिया गया है वो है जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो आप ये वाला प्रश्न अगर कर देते हैं तो आपको 4 नंबर परीक्षा में मिल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का एक आधारभूत आवश्यकता है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा जो है वो एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो अगर आप लोगों को ये भी प्रश्न नहीं मालूम है तो इसके भी अथवा में आप लोगों को दिया गया है। बहुत ही सरल पेपर है। आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से इस पेपर को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% यही पेपर आने वाला है। अगर ये पेपर नहीं आया तो इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं यही क्वेश्चन आएंगे। मान सकता हूं कि 1-2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट 100 में 90% यही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो इसके अथवा में दिया गया है वो है परिवहन तथा संचार के साधन। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए।
तो अगर इन दोनों में से अगर आप एक भी क्वेश्चन कर देते हैं तो आप लोगों को 4 जो नंबर हैं वो आपके पक्के हो चुके हैं, समझिए, बोर्ड परीक्षा में। चलिए, जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। उसमें कहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, इसकी विवेचना कीजिए। अथवा अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अच्छे बाजार हैं उनकी प्रमुख लक्षण लिख देने हैं आपको, ये तो आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं। और ये 4 नंबर जो हैं वो फ्री के समझ लीजिए, क्योंकि ये जो है मार्केट वाला क्वेश्चन जो आप बनाकर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये है वर्णनात्मक प्रश्न जो कि नंबर 2 है, और ये 6 अंक के प्रश्न हैं, क्योंकि ये नंबर पक्के हैं आप लोगों के, समझ लीजिए। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर देते हैं, और ये 6 नंबर के क्वेश्चन है, तो इनको आप बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसमें आपका 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न जो दिया गया है इसमें कहता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने स्थगित क्यों कर दिया। मतलब महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था इसके कारण क्या थे, और इन्होंने इसे बंद क्यों कर दिया था। और अगर आप ये भी प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो इसके भी अथवा में आपको दिया गया है, तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि सत्याग्रह का अर्थ बताइए। सत्याग्रह का जो क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। ये भी आपका 6 ही अंक का है, क्योंकि अथवा में है। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो ये वाला कर दीजिए, आपके 6 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है उसमें कहता है कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है। लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, तो इसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद में इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों, अब जब आप ये आधा प्रश्न ये भी कर देते हैं तो आपको ये 4 नंबर और 2 नंबर मिलकर 6 नंबर भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए भी आप लोगों को अथवा में प्रश्न दिया गया है, वो है कि वैध शासन का क्या अर्थ है। लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी व जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। तो चलिए अगला प्रश्न जो देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण पर जो कृषि के प्रभाव पड़ते हैं उनका वर्णन कीजिए। अगर आप ये प्रश्न नहीं कर पाते हैं तो इसके भी अथवा में आप लोगों को दिया गया है, और ये बहुत ही इजी पेपर है, आप लोग इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है उसमें भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। अगर आप इनमें से एक भी प्रश्न कर देते हैं तो आप लोगों को 6 नंबर पक्का ही मिलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अगर है तो कारण सहित उत्तर दीजिए। फिर इसके अथवा में जो आपको दिया गया है प्रश्न वो है मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। तो आपका जो 8वां प्रश्न है उसमें भी अथवा में सभी प्रश्न आप लोगों को लगभग अथवा में दिए गए हैं, इनको आप जरूर ही कंप्लीट कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वो जो है हमारा मानचित्र संबंधी है, जो कि आप लोगों को मानचित्र में दर्शाना है। तो जो 9 नंबर प्रश्न है वो आप लोगों को दिखाता हूं, है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। इस चिन्ह द्वारा आप लोगों को दर्शाना है। सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। तो इसमें जो का नंबर पे आप लोगों को दिया गया है, को का नंबर पर जो क्या दर्शाना है मानचित्र में, वो दिया गया है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आपको मानचित्र में दर्शाना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। फिर आपका खा नंबर पे जो दिया गया है
उसमें कहता है वह स्थान जहां से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। गांधी जी ने नमक बनाना कहाँ से प्रारंभ किया, ये भी आप लोगों को मानचित्र पे दर्शाना है, तब आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। और आपको अगले नंबर पर जो दिया गया है उसमें कहता है कि वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, ये भी आप लोगों को मानचित्र पर दर्शाना है। लगभग ये सभी प्रश्न आप लोगों को मानचित्र पर दर्शाना है, जो कि प्रश्न संख्या 9 के भाग हैं। फिर घ नंबर पे आपको कहता है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, कि सूती मिल श्रमिकों ने जो सत्याग्रह कहाँ किया है वो भी आप लोगों को मानचित्र पर दर्शाना है। अगर आप सकुशल मानचित्र पर इन प्रश्नों को दर्शा देते हैं तो फिर भी आपको नंबर ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। फिर आपका 5 नंबर यानी कि अ नंबर पर जो आपका दिया गया है प्रश्न वह है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये प्रश्न भी आप लोगों को मानचित्र पर दर्शाना है। तो बच्चों ये था हमारा कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला एग्जाम पेपर। उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप इस पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा 2023 के सामाजिक विज्ञान के पेपर में गर्दा उड़ाने वाले हैं। हाँ जी हाँ बच्चों, सही सुना आप लोगों ने, गर्दा ही उड़ाने वाले हैं, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, यही था हमारा कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का बोर्ड पेपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।